ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा, मैं अभी लैपटॉप पे हूँ क्योंकि अभी हम रिवीजन सेशन की तरफ है। ठीक है जी। तो और फिर लाइट और बारिश का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लैपटॉप पे हूँ। तो होता थोड़ी रेजोल्यूशन का इशू आपको फेस हो, लेकिन वीडियो होपफुली क्लियर होगी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी है। होपफुली नज़र भी आ रही होगी और चीज़ें बहुत सारी क्लियर भी होंगी। ठीक है जी, आ जाते हैं ज़रा। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन डायोड से। और टॉपिक्स को सिर्फ डिस्कस करते हुए चलते हैं। वैसे भी वेडनेसडे को हम फिजिकल सेशन लेने जा रहे हैं, तो और जो चीज़ रह जाएंगी वो हम फिर इसके ऊपर कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी। फिर डायोड क्या होता है? डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है जी, इसके ऊपर प्लेन सेमीकंडक्टर के ऊपर दो अलग अलग किस्म की डोपिंग की जाती है, जिसकी वजह से आधा हिस्सा उसका पी की सपोर्ट करने को आता है और आधा हिस्सा उसका एन की सपोर्ट को। मतलब डोपिंग की वजह से डिसाइड होता है कि कहाँ पे फ्री होल्स है, कहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है जी। अ डायोड इज मेड फ्रॉम a small piece of a semiconductor material, usually silicon, in which half is doped as a p region and half is doped as a n region, with a pn junction development या डिप्लीशन रीजन between। ठीक है। होता क्या है कि आधी साइड पे पी, आधी साइड पे एन, जब डेवलप करते हैं तो बीच में एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाती है। The P region is called the anode and is connected to conductive terminal. The N region is called cathode and is connected to the second conductive terminal. The basic diode structure and square symbol are shown in figure। ठीक है जी। ये आपका डिप्लीशन रीजन है। ये N साइड सपोर्टेड है और ये P साइड। ठीक है, ये जो रीजन है ये न्यूट्रल है। अब इसको ब्रेक करने के लिए हमें 0.7 वोल्ट चाहिए होते हैं, वो चाहिए होते हैं फॉरवर्ड में। ठीक है जी। अच्छा, ये सरफेस माउंट और ये सब चीज़ें तो हम छोड़ दी। ये सब वो चीज़ है जो डायोड मुख्तलिफ पैकेजेस में अवेलेबल हैं। मोस्ट कॉमन ये है DO14। अब इसमें मुख्तलिफ एम्पेयर की वजह से मुख्तलिफ साइज के आपको डायोड आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, फॉरवर्ड वाइज से क्या मुराद है? फॉरवर्ड वाइज से मुराद जब आपका पी साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और एन साइड एन से कनेक्टेड, नतीजा क्या होगा कि दोनों तरफ पी चार्जेस की और एन चार्जेस की तादाद बढ़ेगी। अल्टीमेटली बैरियर या डिप्लीशन रीजन कम होते होते ब्रेक हो जाएगा, कम होते होते ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है जी। अभी बताया गया कि देखें, दोनों साइड जो फॉरवर्ड थे तो बैरियर को तोड़ते हुए करंट फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ दाखिल हो चुके। ठीक है जी। अब जिस वक्त आपने इसको बाइस नहीं किया हुआ, तो ये इस वक्त स्टेबल या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि डिप्लीशन रीजन मौजूद है और एन एन की तरफ है और पी पी की तरफ है। फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, डिप्लीशन रीजन आपकी छोटी होना शुरू होती है और आखिरकार ब्रेक हो जाती है।
ठीक है जी। अच्छा जी, रिवर्स बायस में क्या होता है कि आपके पास पी जो है वो एन टर्मिनल ऑफ सोर्स एंड एन जो है वो पी टर्मिनल ऑफ सोर्स से कनेक्ट होता है। नतीजा क्या होता है कि जो मौजूद चार्जेस हैं वो अपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होना है, तो एन पी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पी एन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नतीजा क्या होता है, आपकी जो डिप्लीशन रीजन है या ये आपकी जो न्यूट्रल एरिया है वो बढ़ जाता है, अब करंट पास नहीं होगा। ठीक है जी, समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, ये यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपका डिप्लीशन बढ़ गया और करंट कंडक्टिविटी आइडियली जीरो। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद टॉपिक आता है रिवर्स करंट। द एक्सट्रीमली स्मॉल करंट दैट एग्जिस्ट इन द रिवर्स बायस आफ्टर द ट्रांजिशन करंट डाइज आउट इज कॉल्ड बाय माइनॉरिटी कैरियर्स। अच्छा, जरूरी नहीं, मैंने आपको कहा ना कि 100% नहीं है, अप्रोक्सीमेटली। तो कुछ अगर कहा जाए तो नैनो पिको एम्पेयर आपके अवेलेबल होते हैं, यानी करंट फ्लो होता है, क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं है, कोई भी चीज 100% नहीं है। ठीक है जी। चलें जी, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आवाज मेरी क्लियर होगी। नॉर्मली, अच्छा, रिवर्स ब्रेकडाउन क्या है? नॉर्मली द रिवर्स करंट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है जी। However, if external reverse bias voltage increase to the value, a value called breakdown voltage, reverse current will be drastically increase। अब लाता हर डायोड की एक लिमिट है, अगर आप उससे ज्यादा फॉरवर्ड करेंगे जब भी वो फारे हो जाएगा, और रिवर्स भी हो जब भी फारे हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये आ गई इसकी वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज, अच्छा जी, होता क्या है, ये जो ए है, वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड वाइज डायोड। अच्छा जी, अब ये तो हम अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या बताया गया कि जीरो से जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, 0.7 के बाद ये एकदम शूट कर गया, जो कि हमने अपनी वीडियोज में भी देखा है। ठीक है जी, हम ये कर्व डेवलप कर चुके हैं यूजिंग मल्टी से। रिवर्स वाइज भी वही है कि भाई एक खास हद तक रिवर्स जाएगा, उसके बाद बैरियर ब्रेक होगा और एवेलांच की वजह से ये आपका करंट शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। फिलहाल हर चीज की लिमिट है, आप रिवर्स बाइस पे भी एक खास हद तक उसका जंक्शन उसे रोक सकता है, उसके बाद जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है किसकी? डायोड की, फॉरवर्ड बाइस की भी और रिवर्स बाइस की भी। ये नी कहलाता है कि यहाँ से बैंड हो गया और उसका एकदम एवलांच करंट या रिवर्स बाइस के अंदर होते हुए भी करंट फ्लो कर गया। अब इसके बाद डायोड जो है वो पार हो चुका। ठीक है जी। अब किसी चीज को स्टडी करने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। स्टार्टिंग में चूंकि कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो समझाने के लिए डायोड के मॉडल्स बताए जाते हैं। ठीक है जी। आइडियल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड और कंप्लीट डायोड। ठीक है जी, देख लेते हैं क्या है। अब आइडियल डायोड क्या है? ठीक है, डायोड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डायोड जो है वो एक डायोड जो है यूनी डायरेक्शनल स्विच है। ठीक है जी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो करंट फ्लो करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि फॉरवर्ड बाइस हुई तो पूरा करंट विदाउट एनी बैरियर वोल्टेजेस, और रिवर्स बाइस को वो इंफिनिटी तक लेके जा रहा है। ऐसा पॉसिबल
नहीं है। फॉरवर्ड हुआ तो वो क्या हुआ, एज अ क्लोज स्विच, और रिवर्स हुआ तो एज अ ओपन स्विच। ये क्या हो गया आपका आइडियल डायोड। इसके अंदर कोई भी पॉइंट सेवन बैरियर और इस तरह की कोई चीज नहीं है। ठीक है जी। प्रैक्टिकली में क्या है, प्रैक्टिकली में दिखाया गया कि भाई जीरो, फिर रिवर्स जाएंगे तो रिवर्स जाते रहेंगे, नो लिमिट। लेकिन आप फॉरवर्ड कर दे तो 0.7 के बाद ये करंट को एकदम खोल देता है। ठीक है जी। रिवर्स में तो ऐसा ओपन स्विच काम कर रहा है ये, लेकिन फॉरवर्ड के अंदर ये एज अ क्लोज स्विच विद अ वोल्टेज सोर्स या 0.7 वोल्टेज सोर्स के साथ तरह काम मिला। तो यहाँ पे क्या है, अगर स्विच ऑन हो गया, स्विच क्लोज हो गया तो करंट हो गया, लेकिन साथ साथ कितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस मौजूद होगा, 0.7 का। ठीक है जी। अच्छा ये जो है ये प्रैक्टिकल मॉडल, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक टाइम लगता है किसी चीज को फॉरवर्ड होने में। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल या कंप्लीट मॉडल पे। ठीक है जी। रिवर्स करंट की भी एक लिमिट है, उसके बाद लीकेज माइनस में बढ़ती जाएगी। 0.7 के बाद ये कर्व आएगी, ये स्लांटिंग टाइप आएगा, करंट ऐसा ऐसा बढ़ेगा। क्यों, इसकी रेजिस्टेंस वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ वेरी हो रही है। जितने वोल्टेज बढ़ रहा है रेजिस्टेंस कम हो रही है और करंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। ये एग्जाम्पल है, इसे देख लीजिएगा। ऐसे सवालात आपके पेपर में आ सकते हैं, तो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, डायोड का जो सबसे प्राइमरी ऑपरेशन है वो क्या है, इस जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस्तेमाल आता है, वो आता है करंट की डायरेक्शन को लिमिट करना। क्या करना, करंट की डायरेक्शन को लिमिट करना। यानी करंट अगर आपका ऑल्टरनेटिंग है, किसी एक साइकिल को वो पास करवाएगा और दूसरे साइकिल को आइडियली ब्लॉक करेगा। ठीक है जी। अब ये जो डायग्राम बनी हुई है देखें कि इसके ऊपर प्लस माइनस तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या है, ये एसी सोर्स है। तो जिस वक्त ये सोर्स प्लस दे रहा है तो प्लस टू प्लस फॉरवर्ड हो रहा है और ये आपका साइकिल पास हो रहा है। लेकिन जिस वक्त ये रिवर्स दे रहा है, ठीक है जी, तो ये क्या यहाँ पे क्या अपियर हो रहा है, माइनस। माइनस की वजह से प्लस क्या हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है और कोई करंट पास नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम गुजर रहा है, करंट नहीं गुजर रहा। ठीक है जी। बात समझ में आई। अब जैसे ये वाला साइकिल आया तो ये चीज फॉरवर्ड नहीं हुई। अच्छा ये बताएं, सही बताया मैंने इसको। During the positive alternation of 60 Hz input, the output voltage looks like the positive half of the input voltage. The current path is through ground back to source. ठीक है जी। अब ला दे करंट वो है, कन्वेंशनल करंट है या इलेक्ट्रॉन करंट है, ये बुक के अंदर दो ऑप्शन है। बहरहाल करंट फ्लो जब ही होगा जब आपके पास प्लस टू प्लस आएगा। ठीक है जी। ये साइड प्लस है, ये साइड प्लस है। During the negative alternate input, the current is zero, so the output voltage is zero. अब ला था भाई जब ये रिवर्स हो गया तो करंट फ्लो नहीं हुआ, क्या अपियर यहाँ पे कोई साइकिल अपियर नहीं हुआ। रिजल्टिंगली क्या आएगा, नतीजा क्या आएगा, एक साइकिल फिर टाइम, फिर एक साइकिल फिर टाइम, फिर एक साइकिल फिर टाइम। तो क्या हो गया, ये आपके पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का प्राइमरी प्रोसीजर पूरा हुआ। तो आधी वेव आ रही और आधी वेव नहीं आ रही। अच्छा जी, एवरेज वैल्यू से क्या बना जाए, द एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज इज द वैल्यू यू वुड मेजर ऑन डीसी वोल्टमीटर। मैथमेटिकली इट इज डिटरमाइन द फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व ओवर अ फुल साइकिल। ठीक है जी। एज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर 2-21। ठीक है जी। अब लाजमी बात है भाई, जो चीज एरिया, अब टाइम कितना है ये, और करंट कितने लिए कंडक्ट हो रहा है, पाई टाइम के लिए, तो आप निकाल लेंगे यहाँ पे।
ठीक है, वी पीक ओवर पाई इज नोन एज एवरेज वोल्टेजेस। ठीक है जी, अब आपको एवरेज निकालना हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर में उस टाइम का एवरेज जो है वो आधा है, और जो पीक है उस पीक को डिवाइड कर देंगे एवरेज टाइम से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज वोल्टेजेस आ जाएंगे। अच्छा, फुल वेव के अंदर ये 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि आपके पास उस टाइम में 2 पीक्स आ रही होगी, और जितनी पीक्स आ रही होंगी उसको आप डिवाइड कर देंगे 2 पाई से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या है ये बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आपने इनपुट दी, हाँ ये आउटपुट आई, लेकिन इस पीक में और इस पीक में क्या फर्क होगा, 0.7 वोल्ट है। क्यों 0.7 विल बी ड्रॉप बाय द बैरियर वोल्टेज या बैरियर ऑफ द डायोड। तो डायोड को काम करने के लिए क्या चाहिए, 0.7 वोल्ट चाहिए थियोरेटिकली। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है आपका एक्टिव कॉम्पोनेंट। क्या कहलाता है ये, एक्टिव कॉम्पोनेंट। Draw the output voltage of each rectifier for the indicated input voltage as shown in figure. The 1 and 4001 and 1003 are specific rectified out. अब लाजमी बात है 4003 जो है खाली 100 या 200 वोल्ट का, 200 वोल्ट का जैसे ज्यादा का है तो वो 100 पे काम करेगा। ठीक है जी, अगर 4001 एक 30 वोल्ट का है शायद, वो 100 पे काम नहीं करेगा। हाँ, दोनों के लिए 4003 इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, एक तो पहली बात है कि +5 पीक ही यहाँ आ सकती है, -5 तो आ ही नहीं सकती। लेकिन ये +5 नहीं आएगी, -0.7 होगा तो क्या बन जाएगी 4.3। इस पॉइंट पे क्या आएगा 4.3, और यहाँ क्या आएगा 99.3, क्योंकि नीचे की पीक तो आएगी नहीं, ऊपर की आएगी, यहाँ क्या आ जाएगा 99.3, 0.7 माइनस कर दो। अच्छा ये ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर जो है वो एक इंडक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है जी, जो कि दो, एटलीस्ट 2 इंडक्टर्स पे डिपेंड करता है, या 2 इंडक्टर से मिलके बनता है। एक इंडक्टर में जब आप एसी करंट डालेंगे तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। जिस ईएमएफ की वजह से, क्योंकि ईएमएफ होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी क्रिएट होगा। अब ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग होगा तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स भी क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स गलत है गया, जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा वो क्या होगा आपका, ऑल्टरनेटिंग होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि दूसरी इंडक्टर जो है उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है जी, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ही इंड्यूस होते हैं, डीसी इंड्यूस नहीं होते। इसका फायदा क्या है, ट्रांसफॉर्मर हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह के हो सकते हैं, 1:1 आइसोलेशन। अच्छा जी, उसके अलावा स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप होते हैं जिनके वोल्टेजेस एज कंपेयर टू प्राइमरी ज्यादा होते हैं, यानी आप इनपुट 12 देंगे आउटपुट 12 दे, 220 दे। स्टेप डाउन क्या होता है कि आप इनपुट 220 दे और आउटपुट 12 वोल्ट दे, यानी कि इनपुट वोल्टेज के मुकाबले में आउटपुट कम होता है। ठीक है जी, अब कितने वोल्टेज इनपुट में होंगे कितने आउट होंगे वो कहलाता है नंबर ऑफ टर्न रेशियो नोन एज एन। ठीक है जी, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब आ जाइए आप, ये क्या है, एक 2:1 का ट्रांसफॉर्मर है। 2:1 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 2 वोल्ट होंगे, इधर 1 वोल्ट होंगे, अगर वहाँ 100 वोल्ट होंगे तो आउटपुट पे 50 वोल्ट होंगे, 200 वोल्ट होंगे तो आउटपुट पे 100 वोल्ट होंगे। ठीक है जी, अब 170 वोल्ट पीक है, 2:1 है, डिवाइड करेंगे इसे, डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, आउटपुट जो भी आएगी वो आ जाएगी आपके सामने। ठीक है जी, वो वन होगी 85 वोल्ट, 170 आधा क्या होता है 85 वोल्ट। अब 85 वोल्ट जब डायोड से आउट होंगे तो आर एल के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस कितना मिलेगा आपको, 84.3। वाई, बिकॉज 0.7 डायोड में रखेंगे। अब एक पीक 170 की है, इसका डिवाइड बाय 2 है, 2:1 यानी 2 है तो यहाँ 1 है। यहाँ पे एक क्या हुआ 85, 85 इधर अपीयर हुआ,
0.7 गिरा तो क्या आ गया 84.3। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी से मिलते जुलते आपके जो है सवालात या क्वेश्चन जो है इसी से मिलते जुलते आपको पेपर में आएंगे, आप बेफिक्र रहो। जी, फुल वेव से मुराद क्या है कि जहाँ पे आपका जो टाइम पिछले वाले में वेस्ट हो रहा था वो चीज़ यहाँ वेस्ट नहीं होगी। ठीक है जी। अब यहाँ क्या होता है कि जिस वक्त या निगेटिव पीक आ रही है तो रेक्टिफायर उस दौरान दूसरे पॉइंट से उसे उठा के प्लस में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है ये हमने देखा ताकि टाइम आपके पास बच जाए। अब कैसे देखा तो भी हम रिवीजन में चेक कर लेते हैं। अब इसका एवरेज वोल्टेज क्या होता है, क्योंकि एक खास पाई टाइम में ये दो पीक आ रही है तो क्या होगा 2 V पीक ओवर 5। ठीक है जी। वी एवरेज अप्रोक्सीमेटली 63% ऑफ वी पीक ऑफ फुल वे रेक्टिफायर। ठीक है जी, इसको याद रखें ताकि आपको पता रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा होगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑपरेशन। सेंटर टेप से मुराद यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो एंड टू एंड जो वोल्टेज है, एंड टू एंड जो वोल्टेज है उसकी वाइंडिंग। चलिए जी, अजान का टाइम हो गया, 5 मिनट के लिए पॉज करो।
ठीक है जी, चलिए जी, चलिए 2 मिनट और रुक जाते हैं। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे थे सेंटर टेप की। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या है कि आपने जो वाइंडिंग आउटपुट के लिए की है, अब फर्दर 24 वोल्ट के जो टर्न्स फर्दर 24 टर्न्स चाहिए आपको। तो अगर आपको 24 टर्न्स चाहिए तो 12 के बाद आप एक लूप निकालेंगे, बाकी के 12 टर्न्स आप मजीद वाइंड करेंगे। फायदा क्या होगा कि एंड टू एंड टू 24 मिल जाएंगे, लेकिन सेंटर टू आइदर साइड किसी भी एक साइड पे आपको 12 वोल्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब वही दिखाया गया कि सेंटर टेप को अगर आप ग्राउंड कर दें तो एक साइड पे जैसे प्लस है, दूसरी साइड पे आपको माइनस मिलेगा। ठीक है जी। अब इसके हम थ्योरी में नहीं जा रहे, जैसे यहाँ प्लस है तो डायोड ये प्लस कंडक्ट करेगा और ये वाला से रोक देगा, लेकिन ऑल्टरनेट हो जाएगा अगले इंस्टेंट पे। जैसे ही यहाँ प्लस आएगा तो ये डायोड कंडक्ट करेगा ये, और उस टाइम पे यहाँ माइनस होगा तो D1 उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है जी। अब ये देखिए आप, पहले साइकिल में D1 कंडक्ट हुआ, दूसरी साइकिल में D2 ने कंडक्ट किया। नतीजा क्या निकला, आपके पास एक ही टाइम में दो पीक्स आ गए। ठीक है जी। अब लगा तो दो पीक आ गई, दोनों डायोड अपना अपना काम किया, तो हर पीक के ऊपर आप 0.7 को माइनस करेंगे। ठीक है जी। ये हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर। क्या हो गया आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी। अब आ जाए प्री रेक्टिफिकेशन के ऊपर। ठीक है जी, आ जाए प्री रेक्टिफायर के ऊपर। अब ब्रिज क्या है, ब्रिज के अंदर आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत पेश नहीं आई, लेकिन यहाँ पे क्या आप चार डायोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है, सिर्फ प्लस का पाथ सेलेक्ट करवाया। अब तक आपने प्लस का पाथ सेलेक्ट करवाया, यहाँ पे आप क्या करवाएंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल का पाथ भी सेलेक्ट करवा सकते हैं या करवाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है देखें कि जिस वक्त ये साइकिल यहाँ पे प्लस अपियर होगा तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली में यहाँ पे अगर प्लस अपियर होगा तो D1 आएगा, और साथ साथ जिस वक्त यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आप माइनस है तो D2 ही कंडक्ट कर रहा होगा। ठीक है जी। और अगले साइकिल में यहाँ माइनस है तो D3 कंडक्ट करेगा, और इस तरफ क्या है प्लस है तो D4 कंडक्ट करेगा। ठीक है जी। फायदा क्या हुआ, तो लो कॉस्ट आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो चुकी है। अच्छा जी। 1.5 वोल्ट, क्योंकि दो डायोड एक वक्त में काम कर रहे हैं, तो इसके बाद आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा, 1.4 वोल्ट का आएगा। ठीक है जी। अब इसे आप देख लीजिएगा, आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। इसको ये भी आप आराम से कैलकुलेट करते हैं, VRMS और VP क्या होता है, दोनों कैसे कन्वर्ट होते हैं ये भी आपको अंदाजा है, ये हम उस लेक्चर में कर चुके, नहीं तो आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज जो आती है वो आती है फिल्टर लगने यानी कि
रेक्टिफिकेशन के बाद फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। फिल्टर का मतलब क्या है कि आप कैपेसिटर पुट करते हैं ताकि आपकी ये जो पीक्स के बीच की गैप ऐसे फिल आउट किया जा सके। ठीक है, ये फिल आउट करते हैं तो ये कुछ इस तरह का शेप बनता है जिसे हम कहते हैं रिपल्स। तक अगर कैपेसिटर है तो चार्ज तो होगा लेकिन ऐसा ऐसा डिस्चार्ज भी होगा अगली पीक के आने तक। तो अगली पीक के आने तक क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है जिसकी वजह से ये रिपल्स जनरेट होती है। ठीक है जी, कोशिश की जाती है कैपेसिटर की वैल्यू उतनी रखी जाए कि वो यहाँ मैक्सिमम तक रहे। अगर नहीं होगी तो क्या होगा, वो ड्रॉप होगा, चार्ज उसका ड्रॉप होना शुरू होगा। ज़्यादा ड्रॉप होगा तो रिपल्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, larger ripples means low capacitor, smaller ripples means larger capacitor। तो जितनी कम रिपल्स होंगी उतना अच्छा आउटपुट समझा जाएगा सर। ठीक है जी, अब आप कितना अच्छा कैपेसिटर लगा लें, रिपल्स बहरहाल रहती है, उसके लिए फिर आपको रेगुलेटर लगाना पड़ता है। जितने वोल्ट की सप्लाई हो या उसे रेगुलेट करना पड़ता है जब जाके रिपल्स आप आइडियली रिमूव कर सकते हैं। ये आ गया वोल्टेज रेगुलेटर। ये हमने क्लास में करके देखा, आप देख लीजिएगा कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या काम करते हैं और उसके हिसाब से कितनी प्योर डीसी जनरेट होती है। अगर ऐसा कोई मसला है तो आप इसको बना लें, 12 वोल्ट की सप्लाई और 7812 लगाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी फेयर है। रेगुलेटर हटा के देखिए ऑसिलोस्कोप पे और रेगुलेटर लगा के देखिए, आपको फर्क साफ जाहिर हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, लिमिटर एंड क्लैंपर्स। ठीक है जी, लिमिटर से मुराद क्या होता है, जो कि किसी चीज को लिमिट कर दे, एक खास हद पे आके रोक दे। क्लैम्प से मुराद क्या होता है कि उसका लेवल को शिफ्ट कर दे। अब इससे जो डायग्राम आपके सामने है, फिगर 2-52, इसमें देखें डायोड फॉरवर्ड में लगा हुआ है। तो आर एल या लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वेव आएगी कुछ ऐसी आएगी, जिसमें फॉरवर्ड है तो सारा करंट तो यहाँ सिंक हो जाएगा, लेकिन इस डायोड के अक्रॉस कितने बचेगा, 0.7 वोल्टेजेस। कितने बचेंगे, 0.7 वोल्टेजेस बचेंगे। अच्छा जी, जिस वक्त ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये तो कंडक्ट नहीं कर सकता, तो नेगेटिव आइडियली ये कुछ भी कंडक्ट नहीं करेगा, जीरो कंडक्टिविटी। तो क्या होगा, पूरा पूरा नेगेटिव साइकिल आपके सामने मौजूद होगा। आपने क्या किया, यहाँ पे प्लस साइकिल को क्लिप कर दिया अप टू 0.7 वोल्ट। यही आपका, अगर डायोड को आप रिवर्स कर लेते तो यही आपका हल। रिवर्स डायरेक्शन होगा कि प्लस तो कंडक्ट हो जाएगा लेकिन माइनस क्या होगा, 0.7 का आगे रुक जाएगा। अब ये क्लिपर क्या है, खिलाते हैं आपने 0.7 तो है, साथ साथ आपने बैटरी और ऐड कर दी, तो जितने वोल्ट की बैटरी लगा दी उतना हद तक ये क्लिप करेगा, उससे इससे ऊपर क्लिप करेगा। ठीक है जी, हम क्लास में सारा डिस्कस तकरीबन कर चुके हैं, इसे देख लीजिए। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ आपको सप्लाई मिल रही है, यानी कि 0.7 डायोड के तो है, 0.7 डायोड के तो है, लेकिन 5 वोल्ट आपने मजीद ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 5.7 वोल्ट पीक टू पीक जवाब आना चाहिए। ठीक है जी, वोल्टेज डिवाइडर है, इसे भी चेक कर लिया। लाता आप हर जगह तो बैटरी नहीं लगा सकते ना, कितने सोर्स लगाएंगे, तो आप पोटेंशियल जो सेट कर लेते हैं वोल्टेज डिवाइडर बना के कर लेते हैं। अब जो आउटपुट आएगी आप देख लीजिएगा, या 18 के बाद आउटपुट क्या आता है। ठीक है जी, तो ये वाला टॉपिक हमने अभी इस पर डिस्कस नहीं किया है, वोल्टेज डबलर ट्रिपलर। ठीक है जी, ये डायोड का ऐसी एक जर्नल सा रिवीजन था, ताकि अगर आप किसी वजह से कोई चीज़ मिस कर गए या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो लेक्चर नंबर 39 है आई थिंक, 39 में आप इसे देख के समझ सके। फिर भी कोई चीज़ होगी तो जो वेडनेसडे को होपफुली हम फिजिकल सेशन लेंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए जी, स्पेशल पर्पस पे आते हैं। जनरल पर्पस डायोड वही होता है जो आपके पास रेक्टिफिकेशन में आप इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल पर्पस क्या होता है, जो इसके अंदर
प्रॉपर्टी इस डायोड से थोड़ी हटके होते हैं। ठीक है जी, ये रिवर्स में ब्लॉक करता है और फॉरवर्ड में फ्लो करता है विद 0.7 और रिवर्स में ब्लॉक करता है अप टू नी वोल्टेजेस। ठीक है जी, इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या बन जाएगा आपका स्पेशल पर्पस डायोड। सबसे पहले जो मोस्टली सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं दे आर नोन एज जीनर डायोड। जीनर डायोड की प्रॉपर्टी क्या है कि फॉरवर्ड बायस में तो वो काम करेगा एज अ नॉर्मल जनरल पर्पस डायोड। ठीक है जी, लेकिन रिवर्स बायस में क्या करेगा, एक खास वोल्टेज और नी वोल्टेज है वो थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू जनरल। अब उस नी वोल्टेज के बाद वो डायोड क्या करता है, करंट फ्लो करता है और एक खास लेवल तक का पोटेंशियल आपके लिए होल्ड करके रखने की कोशिश करता है। ठीक है जी, तो ये जीरो वोल्टेज रिवर्स क्या होता है, वी जेड है, ये वो ब्रेक डाउन रीजन है जिसके बाद ये करंट फ्लो करवाएगा और जितने वोल्ट का डायोड है उसके आसपास वोल्ट को वो होल्ड करने की कोशिश करेगा। एक खास हद तक लाजमी होता है, ये लो करंट पे काम होते हैं, हाई करंट पे नहीं होते। इससे क्या होता है, आपके पास रेफरेंस मिल जाता है, ये रेफरेंस वोल्टेज मिल जाते हैं आपके रेगुलेटर को। ठीक है जी, बस एग्जाम्पल 3-1 है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा। और 3-1 को ही देख लीजिएगा और 3-5 को देख लीजिएगा। ठीक है जी, इसमें हमने लैब अपना मल्टीसन में हमने करके देखा था कि हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे तो कैसे वोल्टेज बढ़ते, तो फिर जैसे ही ये रिवर्स में लगा हुआ है, जैसी जीरो वोल्ट जितने वोल्ट का भी है, जैसे ही वो वोल्ट से क्रॉस करता है तो यहाँ करंट फ्लो शुरू होता है और आप यहाँ वोल्टेज बढ़ाते रहे, लेकिन वोल्ट आउटपुट पे आपको वोल्टेज इस जीरो के वोल्ट के आसपास ही मिलेगा। तो क्या मिसाल के तौर पे अगर 12 वोल्ट है तो 0 से 12 वोल्ट तक तो यहाँ वोल्टेज बढ़ते रहेंगे आउटपुट, लेकिन 12.1 12.2 के बाद ये करंट फ्लो शुरू करेगा और आउटपुट पे अगर उसको 18 तक 20 तक भी ले जाए तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट ही मिलेंगे। अच्छा, सीधा डायोड अमूमन फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ रिलेज वगैरह में भी लगाया जाता है ताकि रिलेज को जल्दी डिचार्ज या डिस्चार्ज किया जा सके, डीमैग्नेटाइज किया जा सके, ताकि रिले का जो आपका शिफ्टिंग टाइम है वो कम से कम भी हो सके। वो भी कुछ ऐसी टेक्निक होता है कि एक जनरल पर्पस डायोड और एक जीरो डायोड है। ये भी एग्जांपल जैसे 5 3-8 ये भी देख लीजिएगा एक दफा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डायोड का बिहेवियर किस तरह का है और आप उसे, आपसे अगर पूछा जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे इन योर पेपर या एग्जाम। ठीक है, वैरेक्टर डायोड। ठीक है, वैरेक्टर डायोड का मतलब क्या है कि आपके पास जो जंक्शन है वो थोड़ा बड़ा होता है। अब लाता है जब आपके पास पता है कैपेसिटर का बेसिक ऑपरेशन क्या है कि दो प्लेट्स बहुत करीब होती है, कंडक्टिव, और ये बीच में क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। यहाँ भी यही है कि एन और पी चार्जेस हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है, रीजन ऐसा है कि जो थोड़ा सा बड़ा है या डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है जिसकी वजह से वो एज अ कैपेसिटर बिहेव करता है। ठीक है जी, ये अमूमन जो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन है या रेडियो एप्लीकेशन है उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, टैंक सर्किट है, कोई एलसी टैंक सर्किट है। अब इसमें बना हुआ ताकि कोई आपकी फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ से आउट आएगी। खैर, ये तो हमने किया नहीं क्योंकि हम इसमें टॉपिक से हट जाएंगे, उसमें कुछ बहुत सारी कैलकुलेशन जो ईडीसी वगैरह या एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी तो इंजीनियरिंग वाले से देख लेते हैं। अच्छा जी, अब अगर एक डायोड है, कहीं से भी करंट गुजरता है वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद होती है और फोटॉन वोटॉन इस तरह की चीज़ें इमिट होती है। लेकिन अगर उसके अंदर वाकई फैब्रिकेशन ऐसी की जाए कि उसमें मटेरियल ऐसे ऐड किया जाए जैसे इसमें गैलियम आर्सेनाइड है, तो जब करंट गुजरेगा तो जो फोटॉन्स इमिट होंगे वो विजिबल वेवलेंथ के होंगे। ठीक है जी, विजिबल वेवलेंथ से मुराद जो कि इंसान की आंख देख सकती है। अब उसकी कौन सा लग रहा है, कौन सा सेमीकंडक्टर मजीद के अंदर डोपिंग मटेरियल ऐड हो रहा है, उसके से कलर डिसाइड होते हैं। ठीक है जी, उसी की वजह से आपकी बैंडविड्थ डिसाइड होती है कि अच्छा यार ये मटेरियल डाल के हम डोप करेंगे तो इतनी ये बैंडविड्थ जनरेट होगी तो ये कलर आएगा, रेड ब्लू, रेड ग्रीन ऑरेंज येलो, या इंफ्रारेड रीजन है जो कि हमारे
रिमोट्स में इस्तेमाल होती है, वो डिपेंड करता है कैसी चीज़ से आपने से फैब्रिकेट या कैसे सेमीकंडक्टर से आपने डोपिंग की है। ठीक है जी, लाइट इमिट कर रहा है, जैसे ही आप फॉरवर्ड डायरेक्शन रिवर्स में लाइट इमिट नहीं करेगा, करंट ही नहीं जाए, करंट ही फ्लो नहीं होगा तो क्या लाइट इमिट करेगा। ठीक है जी, स्पेशल पर्पज डायोड है, अब यही इतनी ज़रूरत है, अब ये 7 सेगमेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है। अब अगले लेक्चर में हम इससे ज़्यादा देखेंगे, बीजेटी वगैरह को देखेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे मॉसफेट को। ठीक है जी, चलिए ये सेक्शन यहाँ ख़त्म करते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, लेक्चर बता के पूछ लिया लेक्चर नंबर क्या है, कौन सा टॉपिक है, तो उसको दोबारा वीडियो बना के समझा दिया जाएगा या फिजिकल सेशन में समझा दिया जाएगा। असाइनमेंट 2 और क्विज 2 अपलोड हो चुका है, उसको खास तौर पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच।